हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है बायो फर्टिलाइजर्स। आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम देने वाले हों तो उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के रूप में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शन के रूप में, तब आप देखेंगे कि ये टॉपिक जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन दिस वीडियो हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर कितने तरह के होते हैं, क्या अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा दिमाग में याद रहने चाहिए, और उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उन्हें भी हम जानेंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसकी, तो मैं कहूँगा राइजोबियम की, एजेटोबैक्टर की, एजोस्पाइरलम की, एजोला की, और साथ में BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो इन सभी के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सभी टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि इन वीडियो से पहले की वीडियोज़ के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं। सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट के भी काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन यहाँ रिप्रेजेंट की गई है और इसे हम अच्छे से समझकर याद करने की कोशिश करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स आर द प्रोडक्ट। बिल्कुल, बायो फर्टिलाइजर ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं कंटेनिंग वन और मोर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई, नाम क्या है कि बायो लगा है, तो बायो मतलब कुछ लिविंग चीज़ होगी। क्या लिविंग चीज़ है, तो हम कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, विच हैव द एबिलिटी टू मोबिलाइज न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जो क्या कर सकता है, मोबिलाइज कर सकता है। मोबिलाइज करना, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मिनरलाइजेशन कर सकता है। मिनरलाइजेशन टर्म आपने कभी समझी है, जानी है, मतलब एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर पौधों को उपलब्ध करवाना। तो मतलब इनके अंदर ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जो अगर हम सॉइल में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, मोबिलाइज कराएंगे न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को। न्यूट्रिशनली कौन से 3 एलिमेंट आपको याद होंगे, N, P और K। ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उन्हें ये क्या कराते हैं, नॉन यूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म के अंदर चेंज करवाते हैं। तो इस बात को जरूर याद रखेंगे, ये नॉन यूजेबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ। जैसे कि फास्फोरस की केमिस्ट्री आप जानते होंगे कि फास्फोरस पौधों के अंदर बंधा हुआ होता है, मतलब पौधों के अंदर नहीं, सॉरी, सॉइल के अंदर बंधा हुआ होता है। सॉइल में बंधा हुआ होता है तो वो पौधों को मिल नहीं पाता, तो पौधे उसे ले नहीं पाते कि भाई सॉइल में पड़ा तो बहुत है लेकिन पौधा उसे ले नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब ऐसी चीज़ों को ईजी करने के लिए उसे ना ली जा सकने वाली फॉर्म से ली जा सकने वाली फॉर्म, ली जा सकने वाली मतलब एब्जॉर्ब कर सकने वाली फॉर्म के अंदर बदल देते हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम प्रोडक्ट के रूप में काम में ले रहे हैं। इस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर कह रहे हैं। अब करते क्या है, ये कैसे करते हैं इस चीज़ को, तो हमने लिखा है थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स कर देना, है ना, और फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन, फॉस्फेट मोबिलाइजेशन भी समझेंगे। फॉस्फेट का सोल्युबलाइजेशन का मतलब तो आपको अभी मैंने समझा ही दिया कि इनऑर्गेनिक फॉर्म से हम कह रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी फॉर्म हो, हम कह रहे हैं जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रही उसे उपलब्ध कराने का काम करेंगे कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम कह रहे हैं सोल्युबलाइजेशन कराना, उसको ऐसी सॉल्युबल फॉर्म में बदल देंगे जिससे कि पौधा उसे ले सकता है। ओके, एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, और ऐसे सब्सटेंस बनाना या ऐसे सब्सटेंसेस छोड़ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे सब्सटेंसेस छोड़ेंगे जो पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो यानी हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस और सेल्यूलोज एंड लिग्निन बायोडिग्रेडेशन। सेल्यूलोज एंड लिग्निन, आप जानते हैं प्लांट के अंदर दो मेन, प्लांट की बॉडी के अंदर ये 2 मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, लिग्निन और सेल्यूलोज, जिसका हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डिकम्पोजिशन कर दें तो वो डिकम्पोज हुई हुई चीज़ आगे दूसरी पौधे की स्पीसीज वगैरह को अवेलेबल होती रहेगी। तो मतलब प्लांट का जो रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यूज वगैरह हैं, उन्हें अगर हम सॉइल में डालते हैं तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अगर हम डालें पर्टिकुलर, जो सेलुलोज और लिग्निन का डाइजेशन कर देंगे, तो वो पौधों के लिए, आने वाली स्पीसीज के लिए वो क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी चीज़, वो न्यूट्रिशन के लिए के रूप में उन्हें उपलब्ध होती रहेगी, है ना। तो इसलिए हमने कहा है एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेज और सेलुलोज एंड लिग्निन बायोडिग्रेडेशन इन सॉइल, जो सॉइल में भी डिग्रेडेशन हो सकता है, कंपोस्ट में भी हो सकता है, और अदर एनवायरनमेंट के रूप में देखें तो उसमें भी ये डिकम्पोजिशन हो सकता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है।
इसकी डेफिनेशन लंबी चौड़ी जो मैंने लिखी है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और कोई भी एग्जामिनेशन हो तो उसमें ये जरूर लिखिएगा, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, होलसम है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बता दी गई है, राइट। तो आगे हम देख रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM का नाम तो सुना ही होगा। INM बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देखिए इंटीग्रेटेड वर्ड यूज़ करते हैं तब मतलब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी काम में ले रहे हो, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी काम में ले रहे हो, और जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें जो आपस में इंटीग्रेट करते हुए जब हम न्यूट्रिएंट सप्लाई के रूप में काम में ले रहे हैं तब इस तरह के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमने कहा इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कौन, बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ये तो हमने जान लिया बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर को मेनली हम 3 तरह से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ, पहले हो सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। होप करूंगा कि ये लिखे हुए तो बहुत छोटे हैं लेकिन आपको साफ साफ समझ में आ रहे हैं। यहाँ लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ये NFB लिख सकते हैं इनको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, और है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग, और साथ में लिखा है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, राइट। तो ये तो इतना इजी सा क्लासिफिकेशन है। आप हम तो कह रहे थे थोड़ा सा टिपिकल सा होता है, याद करने में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि अभी इसको हम फैलाएंगे, ये चीज़ें और थोड़ी फैलेंगी। देखिए जैसे कि पहले फोकस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के ऊपर। नाइट्रोजन फिक्सिंग भी अपने आप में 2 तरह के हैं, फिर वो उनमें 2 टाइप्स भी आगे डिवाइड होते जा रहे हैं। देखिए तो ये थोड़ा समझने वाला और अच्छे से याद करने वाला टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन फॉर श्योर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स जो है उनमें से फर्स्ट टाइप जो है उसे हम कहेंगे सिम्बायोटिक। क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक। और दूसरे को क्या कहेंगे, नॉन सिम्बायोटिक। मतलब तो आप समझते ही हैं कि सिम्बायोटिक का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पौधे के साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाए बैठा है, उसका उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, यानी वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कह रहे हैं सिम्बायोटिक। या हम कह सकते हैं वो उसकी प्लांट की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। रूट्स हैं तो रूट के नोड्यूल्स में जुड़ चुका है, या फिर स्टेम के नोड्यूल में जुड़ चुका है। समझ पा रहे हैं, मैंने कहना चाह रहा हूँ प्लांट की किसी बॉडी में एसोसिएट हो रहा है तो उसमें जुड़ चुका है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, वो कंडीशन एक तरह की सिम्बायोटिक कंडीशन हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक, जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं। पूछे तो ऑफकोर्स ये भी जा सकते हैं, लेकिन नॉन सिम्बायोटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन एक लिस्ट के रूप में इनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमें एक साथ याद होने चाहिए। नॉन सिम्बायोटिक पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, पहले इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नॉन सिम्बायोटिक का मतलब समझ आ गया, इन्हें हम फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। नॉन सिम्बायोटिक मतलब जो पौधे के साथ ऑफकोर्स जुड़े हुए नहीं है, तभी तो नॉन वर्ड यूज़ किया है। जुड़े हुए तो नहीं है, तो मतलब पौधे के जड़ों के आसपास ही, मतलब सॉइल में पौधे के आसपास ही कहीं ना कहीं होते हैं ये लोग, यानी फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं एजेटोबैक्टर, दूसरा है एजोस्पाइरिलम, तीसरा है बेजरिंकिया, और उसके बाद है क्लॉस्ट्रीडियम, उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद है एनाबिना, नॉनस्टॉक और डर्क्शिया। देखिए एक साथ एक जगह याद करने के लिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बना रखी है ना। ये ट्रिक मेरे लिए तो काम की है, आपको थोड़ी फुद्दू लगे तो हो सकता है आप इसे अवॉइड करें, लेकिन मैं इस तरीके से याद रखता हूँ कि नॉन सिम्बायोटिक है तो मतलब वो फ्री मतलब लिविंग है, मतलब घूम रहे हैं, तो उनको बुलाना पड़ता है, याद करने के लिए उन्हें बुलाना पड़ता है। तो कैसे बुलाएंगे उन्हें बुलाने के लिए हम कैसे कहेंगे, आजो आजो BCC। आजो आजो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजो आजो से मुझे याद आता है कि एजोबैक्टीरियम, एजोस्पाइरिलम, तो ऐसे करके मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आजो आजो BCC को मतलब क्या हो गया, BCC मतलब बेजरिंकिया हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया याद करते ही मेरे को 2 जने अपने आप याद आ जाते हैं, एक तो एनाबिना और नॉस्टॉक। तो मैं इसमें और भी आगे प्रोड्यूस किया है कि मान लो एनानोडर्क्शिया, एनानोडरोमथ या एनानोडरोनी, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि इन बैक्टीरिया को हम बुला रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि आजो आजो BCC एनानोडरोमथ। डरोमत मतलब क्या, एनानोडरोमथ का मतलब क्या है, इनसे डरो मत, ऐसे करके मैंने दिमाग में एक सेंटेंस क्रिएट कर रखा है। तो उसको याद करने के लिए कि एक जगह पे ही सारे नॉन सिम्बायोटिक्स को याद करने के लिए मैंने ऐसे याद किया कि आजो आजो BCC एनानो डरो मत, डरो नहीं, मतलब तो डरो से याद आता है डर्क्शिया। तो ऐसे करते हुए एक छोटी सी ट्रिक जो मुझे लगता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहे तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही याद हो सकते हैं, हो सकता है छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरी ओर हमने कहा कि सिम्बायोटिक वो थे जो पौधे में जुड़ चुके हैं, तो उसके अंदर 2 तरह के एग्जाम्पल्स हैं, एक नोड्यूल्स वाले और दूसरे हैं नॉन नोड्यूलर।
नोड्यूल्स बनाते हैं जो पौधों में, और दूसरी तरफ जो नोड्यूल नहीं बनाते हैं। तो नोड्यूल क्या होते हैं, जड़ों में और स्टेम दोनों जगह बन सकते हैं। नोड्यूल मतलब गांठें होती हैं पौधों के अंदर, या तो वो फ्रूट्स में बन जाती हैं या वो स्टेम पे बन जाती हैं। तो ये जो गांठें हैं इनको हम कह सकते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट में बन सकती है और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी बन सकती है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब तो समझते हैं आप, जो हम कह सकते हैं लेग्यूमिनस फैमिली होती है कंप्लीट, एक दालों की जो फैमिली होती है, पल्स क्रॉप जो कह रहे हैं हम, तो वो लेग्यूमिनस पौधों के अंदर राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम। इनके बारे में अभी थोड़ी देर वापस डिस्कशन करेंगे, लेकिन रूट्स के अंदर अभी एक बार के लिए नाम याद कर लिए, राइजोबियम और दूसरा ब्रेडी राइजोबियम। नॉन लेग्यूमिनस वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला है राइजोबियम की एक स्पीसीज जिसको बोला है राइजोबियम पेरिस्पोनिया, याद रखना राइजोबियम पेरिस्पोनिया। दूसरा है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया तो नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकिया, एलनस और मायरिका। फ्रैंकिया, एलनस, मायरिका, ये तीन तो हो ही गए। एक हमें ये भी याद रख लिया, पेरिस्पोनिया, राइजोबियम पेरिस्पोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन लेग्यूम होते हुए भी, जो दालों की फसलें नहीं हैं, उनमें भी हम ये नोड्यूल बनते हुए देख सकते हैं। ये लोग मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नोड्यूल बना के उसमें रह सकते हैं। तो इसे याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। और हम कह रहे हैं जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर भी नोड्यूल बन जाना, स्टेम के ऊपर नोड्यूल बनने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कह रहे हैं सेसपेनिया। सेसपेनिया मेरे ख्याल से एस्क्यूलाटा जो है पर्टिकुलर स्पीसीज का प्लांट होता है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ बस एक सेसपेनिया का नाम तो जरूर याद रखें कि ये क्या है, स्टेम के ऊपर भी, मतलब ये रूट पे तो होते ही हैं इसके नोड्यूल, साथ में स्टेम पर भी होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ एक एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, जो कि है सेसपेनिया। ठीक है, अब दूसरी ओर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नोड्यूल नहीं बनाते लेकिन फिर भी पौधे के अंदर किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज एजोला। क्या है, एजोला। एजोला एक तरह की फ्री फ्लोटिंग फर्न है। फ्री फ्लोटिंग फर्न का मतलब समझते हैं, जो पानी के ऊपर तैरती है, उसे हम कहते हैं एजोला। तो ये फ्री फ्लोटिंग फर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजोला पेन्नाटा नाम की स्पीसीज़ को भी अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे हम, लेकिन उसमें हमें जान लिया कि ये एजोला फर्न में आता है। और साथ में लिखा है मॉस, जैसे कि हमने लिखा है हेलोसिफॉन। हेलोसिफॉन नाम की फर्न जो है उसे वो भी इस तरह के नॉन नोड्यूलर फॉर्म में भी क्या बनाती है, उसका एसोसिएशन दिखाती है, यानी वो सिम्बायोटिक है। तो ये तो एग्जाम्पल, ये जो रायता फैलाया है हमने, वो तो सिर्फ किसकी बात करी, नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करी। अभी और भी कुछ कहानी बाकी है, इन दो जनों की कहानी और बाकी है। तो इनकी कहानी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले ये जो नाइट्रोजन की इंफॉर्मेशन गेन करी है उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं कि जो फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक हमने याद किए, आजो BCC इस फॉर्म में याद किया हमने। तो उसमें से आजो जो उसमें था ना, एजोटोबैक्टर हो गया, बेजरेंकिया हो गया, एनाबिना हो गया, ये तीनों ही जो वो एरोबिक है। एरोबिक है का मतलब समझते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, तो ये एरोबिक है। दूसरी बात, एनारोबिक भी था उसमें से, BCC में एक सी जो क्लॉस्ट्रीडियम का है वो एनारोबिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। एनारोबिक का एग्जांपल क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम है। और फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब जब फैसिलिटी के रूप में हम देख सकते हैं एनारोबिक है। ऐसे तो एरोबिक है, लेकिन अगर एयर नहीं मिल पाई तो ये एनारोबिक के रूप में भी सर्वाइव कर जाएंगे, तो उसे हम एक तरह से कह देते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो उसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं क्लेबिसेलिया, क्लेबिसेला, हाँ क्लेबिसेला, ऐसा करके इसे प्रोनाउंस करते हुए याद कर सकते हैं। सिम्बायोटिक के नाम अभी याद किए थे, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना, एरोजोला। अब फ्रैंकिया तो अभी याद आया था, अभी याद किया हमने, नॉन नोड्यूलर फॉर्म में भी कर रहा है, तो उसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, और एसोसिएटिव सिम्बायोटिक भी जरूरी है। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक स्पेसिफिकली किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे एजोस्पाइरलम। एजोस्पाइरलम के लिए स्पेशली दिमाग में याद रखना कि ये एसोसिएटिव सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, और जब तक हमने क्या जान लिया, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में बात जान ली, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग के बारे में, या फॉस्फेट से रिलेटेड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। किसके बारे में, फॉस्फेट से रिलेटेड। तो फॉस्फेट से रिलेटेड चीज़ें भी दो तरह की होती हैं, मतलब फॉस्फेट से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हैं। यानी एक तो हम कह रहे हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर, और दूसरा हम कह रहे हैं फॉस्फेट मोबिलाइजर। क्या फर्क है इनमें, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर का मतलब ये है जो फॉस्फोरस की, जो मैंने लिखा है ना अनुपलब्ध फॉस्फोरस, यानी जो नॉट अवेलेबल फॉर्म है या नॉन अवेलेबल फॉर्म है फॉस्फोरस की, उसको अवेलेबल फॉर्म में बदलना। जैसे कि यहाँ लिखा है फॉस्फोरस बंध गया, मतलब फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है सॉइल में, तो वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता, पौधे को मिल नहीं पाता। तब ऐसी कंडीशंस को अवेलेबल फॉर्म में बदलने का काम करते हैं कौन, सॉल्युबलाइज करने का काम करते हैं कौन, ये हम कह रहे हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर। लेकिन फॉस्फेट मोबिलाइजर कौन से हैं,
मोबिलाइजर्स अब मान लेते हैं सॉल्युबल तो हो गया, लेकिन फिर भी पौधे तक पहुंच नहीं पा रहा है, या पौधे को इजीली पहुंचाने का काम कौन कर सकता है, पौधे तक इजीली पहुंचाने का काम कौन कर सकता है, मोबाइल करने का, उसको मोबिलाइज करने का काम कौन कर सकता है, उसको ट्रांसफर करने का काम कौन कर सकता है, तो हम कह सकते हैं वो करेगा कौन, फॉस्फेट मोबिलाइजर। डन है, समझ आइए आपको कुछ बात, तो हमने कहा ये फॉस्फेट मोबिलाइजर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं VAM, ग्लोमस और गीगास्पोरा। जैसे ग्लोमस, गीगास्पोरा स्पीसीज और VAM, तो VAM बहुत ज़्यादा जरूरी है। VAM का नाम सुना होगा, वाम, है ना, इसकी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म भी है, इसे हम कहते हैं वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा तो हमने शुरू की बचपन की छोटी क्लासेस में भी इसका नाम सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है ना, तो अभी जानेंगे इसके बारे में। और साथ में फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर की एग्जांपल भी याद रखिएगा। बेसिलस स्पीसीज लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन बेसिलस की कौन सी स्पीसीज वो भी ज़रूरी है, अभी बात कर लेंगे। तो बेसिलस तो याद रखना है, दूसरा स्यूडोमोनास याद रखना है, तीसरा एस्परजिलस याद रखना है। अरे ये तो क्या है, फंगस है, तो एस्परजिलस फंगस हो गई, और साथ में पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी एक फंगाई है। तो ये दोनों फंगाई हो गए, और बेसिलस और स्यूडोमोनास क्या हो गए, ये तो हो गए बैक्टीरिया। तो ये कहने का मतलब ये है कुछ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर। और अब इसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने कहा कि जानना जरूरी है, तो उससे पहले एक बार वापस देख लिया कि बेसिलस की कौन सी स्पीसीज क्या है, तो दिया इंपॉर्टेंट है कौन सी स्पीसीज, तो हम याद रख सकते हैं बेसिलस मेगाटेरियम। बेसिलस मेगाटेरियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिलस मेगाटेरियम वैरायटी हम कह रखे हैं फॉस्फेटिकम। फॉस्फेटिकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम जरूर याद रखना। ये क्या करेगा, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग का काम करता है। और फिर बेसिलस सबटिलिस भी, बेसिलस सर्कुलेंस भी, और साथ में यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, एक और है स्यूडोमोनास स्ट्राइटा। स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बच्चों को याद होने चाहिए। बैक्टीरियाज के ऐसे ग्रुप जो सॉल्युबलाइजेशन दिखा सकते हैं, वो ग्रुप्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फंगाई। तो फंगाई के अंदर हम याद रखते हैं पेनिसिलियम स्पीसीज, और साथ में हमने याद किया एस्परजिलस स्पीसीज। नाम तो सुना ही होगा, एस्परजिलस भी कौन सी, एस्परजिलस एवामोरी। तो इन दोनों टर्म को अच्छे से याद रखना, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एस्परजिलस एवामोरी। ठीक है, चलें आगे। तो एक बार दिमाग को और क्लेरिफाई कर लिया, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स कौन से हैं। नेक्स्ट इज VAM, जो हमने जाना मोबिलाइजर है एक तरह का। तो VAM क्या होता है, वेस्कुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेस्कुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब ये हुआ कि माइको मतलब फंगाई, राइजा मतलब प्लांट के साथ। जब फंगाई प्लांट के साथ कोई एसोसिएशन दिखाती है, तब इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। अब वेस्कुलर आर्बस्कुलर का क्या मतलब है, वेस्कुलर मतलब ऐसी कुछ वेसल्स बनेंगी, और ऐसे कुछ आर्बस्कुलर नाम की स्ट्रक्चर्स बनेंगी। आर्बस्कुलर भी एक तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी जो कुछ स्टोर करेगा। कुछ के अंदर हम लिख सकते हैं फॉस्फोरस स्टोर करेगा। ये की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट दिमाग में याद रखना है कि VAM वाम जो है वो कौन सी चीज़ को स्टोर करवा सकता है, करके पौधे को उपलब्ध करा सकता है, तो याद रखना है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अच्छे से याद रखना। फॉस्फोरस के साथ कभी कभी जिंक और सल्फर भी दिख जाएगा लिखा हुआ, लेकिन फॉस्फोरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है हमें। तो उसी के बारे में लिखा है कि दीज आर ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक। ऑब्लिगेट मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पास। ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक, जैसे एक फैकल्टेटिव बताया था, फैकल्टेटिव मतलब अगर सिम्बायोसिस नहीं हो पाए तो कुछ और तो कर ही लेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे, फैकल्टेटिव हो जाएंगे। लेकिन ऑब्लिगेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सिम्बायोटिक है। VAM फंगाई इन्फेक्ट एंड स्प्रेड इनसाइड द रूट। ये किस में घुस जाते हैं, रूट्स के अंदर घुस जाते हैं, प्रोवाइडिंग एन एसेप्टेट माइसीलियम। ऐसी माइसीलियम बना लेंगे जिसमें सेप्टा नहीं है, एसेप्टेट माइसीलियम क्रिएट कर लेते हैं। वेसिकल्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय दीज फंगाई आर नोन टू। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वो क्या है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स विच आर सैक लाइक, थैले जैसे स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, वो फॉस्फोरस स्टोरेशन काम आते हैं। आर्बस्कुलर फॉर्म्ड इनसाइड द कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल मतलब समझते हैं कि प्लांट के जो रूट कॉर्टेक्स वाली सेल्स हैं, उनके अंदर हम देख सकते हैं ये ऐसे ग्रुप्स जो बन रहे हैं, जैसे हमने कहा है आर्बस्कुलर। तो ये आर्बस्कुलर फॉर्म्स जो है वो क्या करती हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में भी काम आती हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स और इनके काम जो रेड कलर में लिखे हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। और लास्ट में लिखा है VAM एसोसिएशंस आर, और भी कुछ जेनेरा है जो याद रख सकते हैं, जो है ग्लोमस, गीगास्पोरा और एंटेरोस्पोरा। तो एक की पॉइंट दिमाग में VAM के बारे में याद रखना है कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो भी ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। दूसरा कौन सी चीज़ को स्टोर करने में काम है, तो फॉस्फोरस के स्टोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VAM भी फंगाई के बारे में बात कर ली अच्छे से। नेक्स्ट इज 1 by 1 स्टडी ऑफ ईच माइक्रोराइजा। कुछ पर्टिकुलर ईच बायो फर्टिलाइजर, मतलब कुछ पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें डिटेल में बात पता होनी चाहिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है राइजोबियम, नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत फेमस टर्म है राइजोबियम, है ना।
तो राइजोबिया आर सॉइल बैक्टीरिया जो है लिव फ्रीली इन द सॉइल, जो सॉइल में फ्रीली भी पड़े होते हैं, एंड इन द सॉइल रीजन ऑफ बोथ लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट हो चाहे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हो, उसके अंदर सॉइल के अंदर तो ये लोग पड़े होते हैं। हाउएवर दे एंटर इनटू सिम्बायोसिस, लेकिन ये सिम्बायोसिस मतलब बॉडी के अंदर जुड़ना, पौधे की बॉडी में जुड़ना सिर्फ किसके साथ दिखाते हैं, ये सिर्फ लेग्यूमिनस के साथ ही दिखाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकते हैं, होते तो हैं सॉइल के अंदर, लेकिन एसोसिएशन किसके साथ दिखाते हैं, लेग्यूमिनस के साथ दिखाते हैं, बाय इन्फेस्टिंग देयर रूट्स एंड फॉर्मिंग नोड्यूल्स ऑन देम। और वो क्या करते हैं, उनको इन्फेस्ट करके मतलब उनको उसके ऊपर लग के ये क्या कर देंगे, नोड्यूल्स बनाते हैं, गांठें बनाते हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे। और लिखा है नॉन लेग्यूम नोड्यूल्स बाय नॉन लेग्यूम नोड्यूलेटेड बाय राइजोबिया इज ट्रेमा एंड पेरिस्पोनिया। हाँ अभी याद किया था, राइजोबिया पेरिस्पोनिया है ना, तो वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में था। अब एक और स्पीसीज बता दी, ट्रेमा। तो ट्रेमा और पेरिस्पोनिया जो स्पेशली अलग से भी याद रखने हैं। अब दूसरी बात बताई है कि द नोड्यूलेटेड लेग्यूम्स कंट्रीब्यूट अ गुड डील टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लगभग 50 से 200 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वेरिड विद क्रॉप्स, मतलब ये इतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और इट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि बायो फर्टिलाइजर्स जो है उन्हें वो भी राइजोबियम के बायो फर्टिलाइजर को 2 तरह से ऐसे क्लासीफाई या कैटेगराइज करा जा सकता है। पहला टाइप हम कह सकते हैं राइजोबियम और दूसरा टाइप हम कह सकते हैं ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम का राइजोबियम ही बोल दिया, मतलब ये एक तरह से ऐसे माइक्रो राइजोबियम जो कि फास्ट ग्रोइंग है, तो उन्हें कह दिया हमने नॉर्मल राइजोबियम कह दिया उन्हें, लेकिन जो स्लो ग्रो करते हैं, स्लो ग्रो करने वालों को हमने कह दिया ब्रेडी राइजोबियम। याद रखना ब्रेडी राइजोबियम का नाम इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि ये कौन से पौधे में इन्फेस्टेशन दिखाते हैं, किस में रख सकते हैं। तो ब्रेडी राइजोबियम का नाम पे आपको याद रखना है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रेडी राइजोबियम का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज होती है, राइजोबियम की कई अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं जो अलग अलग पौधों को इन्फेस्ट कर सकती है। तो उनमें से एक एग्जांपल हमने ये भी याद रख लिया, ब्रेडी राइजोबियम जो कि स्लो ग्रोइंग है, यानी हमने यार स्लो ग्रोइंग राइजोबिया है। और किस पे इन्फेस्ट करता है, तो हमने कहा सोयाबीन पे करता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं इसकी, राइजोबियम ट्रिटिकम और ट्रिटाई और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ इसके बारे में बात कर ली। राइजोबिया कैसा दिखता है, कैसा नोड्यूल्स बनाता है पौधों में, तो आप देख सकते हैं। और नोड्यूल बनाने के बाद ये नाइट्रोजन फिक्स करता है पौधे के लिए, और वो नाइट्रोजन पौधे को अवेलेबल होती रहती है। नेक्स्ट इज बेजरिनिक बेजरिंग तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम था। बेजरिनिक नाम के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पहली बार फर्स्ट आइसोलेटेड एंड कल्टिवेटेड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रूट ऑफ लेग्यूम्स इन 1888 एंड ही नेम्ड दिस एज बेसिलस रेडिकोला। इसे जरूर याद रखना। बेसिलस रेडिकोला का एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइजोबियम का पहले क्या नाम रखा गया था। पहले नाम रखा गया था बेसिलस रेडिकोला एंड लेटर मॉडिफाइड एज द राइजोबियम, इसे बाद में राइजोबियम नाम दिया गया। लेग्यूम प्लांट फिक्स एंड यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन बाय वर्किंग सिम्बायोटिकली विद राइजोबियम इन नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स। लेग्यूम प्लांट्स फिक्स एंड यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन, लेग्यूम प्लांट फिक्स करते हैं और यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को बाय वर्किंग सिम्बायोटिकली वर्क करके इन द नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स। द होस्ट प्लांट प्रोवाइड अ होम फॉर द बैक्टीरिया, वो कहने के लिए उसको जगह देता है कि हाँ भाई मेरे रूट्स के अंदर रह ले, होम प्रोवाइड करा दिया। लेकिन उससे कहते हैं तो करेगा क्या मेरे यहाँ रहकर, तो वो कहेगा मैं ऐसा आपके लिए नाइट्रोजन फिक्स कर दूंगा और आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा दूंगा। तो बदले में वो उसे क्या करता है, वो उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में उसे प्रोटीन अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजोटोबैक्टर। आजो हाँ इसे करके याद किया था, तो एजोटोबैक्टर जो है वो याद करा था। एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिकली, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, एंड द एक्सटेंट ऑफ फिक्सेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज बाय देयर। जितना इसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है उस हिसाब से ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। इट इज़ द एरोबिक, याद रखना ये एरोबिक है। कीमो हेटरोट्रॉपिक है, कीमो मतलब केमिकली, हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाले, तो केमिकल से अपनी एनर्जी निकालेंगे। जो हमने जाना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से अपना एनर्जी का सोर्स होता है इनका। एंड फ्री लिविंग बैक्टीरियम है ये, जान लिया। Hence they work better in the root region of crop non-symbiotically when adequate organic matter is present। अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा प्रेजेंट होगा तो ये उसके ऊपर केमिकली रिएक्शन करते हुए ये अपना उसमें से माल मटेरियल निकालेंगे, अपनी एनर्जी का सोर्स बनाएंगे उसके। दे आर वेरी इफेक्टिव इन एनहेंसिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक द वीट, राइस, सॉर्गम एटसेट्रा। और वेजिटेबल क्रॉप्स भी जैसे कि अनियन, ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज एटसेट्रा।
तो इनके ऊपर ये वर्क करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने अभी एजेटोबैक्टर के बारे में भी और बात कर ली। अब एजेटोबैक्टर के बाद हम बात कर लेते हैं एजोला के बारे में। एजोला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एजोला देखिए, एजोला इज़ नोन एज द फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। अभी आपको बताया था ये फ्री फ्लोटिंग पानी के ऊपर तैरने वाला फर्न है। और एजोला फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हाँ, जो जाना था सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, लेकिन नॉड्यूलर फॉर्म में नहीं। तो किस फॉर्म में? तो हम देखते हैं विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन दिखाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं एनाबिना एजोली। कौन सा? एनाबिना एजोली के साथ इन राइस फील्ड। राइस के फील्ड में इसे डालते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनाबिना एजोली के साथ जुड़कर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाते हैं। दिस एसोसिएशन इज अ लाइव फ्लोटिंग नाइट्रोजन फैक्ट्री यूजिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू फिक्स नाइट्रोजन। मतलब ये अब जो हम कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो वो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी लेगा और वो एनर्जी काम में ली जा सकती है किसके अंदर? तो हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, अमाउंटिंग टू द 40 to 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर राइस क्रॉप। एक हेक्टेयर में ये कितना? 40 से 60 kg नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एजोला कंटेंट 0.2 से 0.3 नाइट्रोजन ऑन फ्रेश वेट बेसिस एंड 3 से 5% ऑन ड्राई वेट बेसिस। तो इस डाटा को भी याद रख सकते हैं। देयर आर 7 स्पीसीज ऑफ एजोला। एजोला की काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? एजोला पिन्नाटा। इसे भी ज़रूर याद रखें। एजोला पिन्नाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एजोला कैन बी यूज्ड बोथ एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड ऑल्सो अ ट्रांसप्लांटिंग, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग एज अ ड्यूल क्रॉप आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। मतलब एजोला जो है उसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में भी काम में ले सकते हैं। मतलब उगाया और उसको सुखाया, मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट था उसे हम सुखाकर जो उसका ग्रीन मैन्योर के रूप में भी उसे काम में ले सकते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसे भी याद रखना है। और साथ में ट्रांसप्लांटिंग से पहले भी काम में ले सकते हैं, और हम देख सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के दौरान, मतलब पौधे को नाइट्रोजन फिक्स कराता रहे, लाइव क्रॉप के रूप में बोला, तो इस रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो ये नहीं, ड्यूल क्रॉप के रूप में इसे जाना जाता है। एजोला की फोटो आप देख सकते हैं। ये इस इंसान ने हाथ के ऊपर ये ले रखा है। एजोला है बहुत सारे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और साइनो मतलब क्या है? ब्लू है, एंड दैट मीन्स द ब्लू बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया क्यों बोला है? होते ब्लू हैं, लेकिन ग्रीन शायद इसलिए वर्ड यूज़ कर दिया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और दे द फर्स्ट अकाउंट ऑफ एग्रोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ बीजीए इन राइस। राइस में पहली बार इनका इस्तेमाल जो है वाज प्रेजेंटेड बाय पीके दे। तो इसका नाम जरूर याद रखना है, इनका नाम जरूर याद रखना है ना। तो पीके दे का नाम एग्जाम में आ सकता है, तो इसे जरूर याद रखें। 1939 में पीके दे ने पहली बार काम में लेके बताया बीजीए को, तो जरूर याद रखें। हु एट्रीब्यूटेड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल राइस फील्ड टू दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने क्या किया? नेचुरल फर्टिलिटी के बारे में उन्होंने क्या किया? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल राइस फील्ड टू दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो कुल मिला के इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम में लेकर उन्होंने बताया कि इसको भी हम राइस की फील्ड में काम में ले सकते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग पोटेंशियल ऑफ बीजीए कैन बी एस्टिमेटेड बाय इवैल्यूएटिंग इट्स बायोमास। ये कितना इसका बायोमास है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी कितनी है, तो इस हिसाब से इनकी हम पोटेंशियल देख सकते हैं कि बीजीए का पोटेंशियल कितना है। Nitrogen fixed by BGA comes available to the rice crop after their decomposition as they in the case with azolla or any other organic source। जैसे हम एजोला को कह रहे थे कि इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में काम में ले सकते हैं, तो उसी तरह से इसको भी हम क्या कर सकते हैं? बीजीए को भी काम में ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय बीजीए कम्स अवेलेबल टू द राइस क्रॉप आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन। इसका डिकम्पोजिशन करवा के, जैसे कि ग्रीन मैन्योर का डिकम्पोजिशन होकर वो पौधों को अवेलेबल हो जाती है फॉर्म, उसी तरह से इसका भी काम में ले सकते हैं। द बीजीए कैन कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के रूप में ये काम ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आज हमने कुछ चीज़ें जानी, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये टॉपिक जो है इवन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ में जो यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किए हमने एजोला, और साथ में पर्टिकुलर जो एग्जांपल लिया राइजोबियम का, तो वो भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखें। क्लासिफिकेशन जो है बायो फर्टिलाइजर का उसे अच्छे से याद रखें, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।